ऐसा लगता है कि किसी भी युग में सांपों को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था, डायनासोर को छोड़कर। बोआ के विशालकाय को देखें। यही है प्रकृति का तरीका। हमेशा एक संतुलन होना चाहिए और हर एक, यहाँ तक कि सबसे क्रूर शिकारी का भी एक दुश्मन होता है। क्या आप समझे? आज हम मंगूस के बारे में बात करेंगे। आप जानेंगे कि क्यों किंग कोबरा इस छोटे से जानवर से डरता है, क्यों जंगली सुअर ने मंगूस के साथ अनुबंध किया और कैसे उनका स्थानांतरण $1 करोड़ का व्यवसाय नष्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सांप कई शिकारियों के मेनू पर होते हैं, जैसे हनी बैजर, मैंटिस और ओटर, लेकिन मंगूस की एक अलग कहानी है। वे सिर्फ शिकार नहीं करते, वे जानबूझकर सांपों को आतंकित करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं और बस उन्हें नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के रूप में खाना पसंद करते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक बिल्ली के आकार का जीव, जो मीरकट से भी संबंधित है, न केवल हमला कर सकता है बल्कि ग्रह के सबसे खतरनाक सांपों को भी मार सकता है। लेकिन मंगूस इसमें माहिर हैं। ब्लैक मंबा आसान है, आपको समझ में आ गया। 1 मिनट दीजिए और जल्दी ही यह सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन यह एक शानदार स्नैक बनेगा। कोबरा कोई बड़ी बात नहीं, अत्यंत तेज और बिल्कुल निडर जानवर किसी भी सांप पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, यदि वह स्वादिष्ट लगे। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जहर का भी प्रतिकार कर सकते हैं। दरअसल इन्हें म्यूटेंट कहा जा सकता है और सांप के जहर के प्रति इनकी प्रतिरक्षा एक तरह की सुपर पावर है, जो विकास के माध्यम से प्राप्त हुई है। आधुनिक मंगूस के पूर्वज इतने अधिक सांपों का शिकार करते थे कि प्रकृति को इनकी शरीर संरचना को सुधारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए आज यहाँ तक कि सामान्य बौने मंगूस भी डर के बिना सांपों पर हमला करते हैं। क्या यह ब्लैक मंबा है? यह बस विशालकाय है और यह मंगूस लगभग 8.8 आउंस वजन का है। यह सांप से 5 गुना छोटा है। क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं, यह जीव तो पीछे हटने के बारे में सोचता भी नहीं। शायद यह बस बहुत भूखा है। ऐसे मामलों में लोग मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। अब मंगूस के जीवन में चीजें थोड़ी ज्यादा जटिल हैं। उन्हें पहले अपना जहरीला बिग मैक पकड़ना होता है और जो मंगूस सांप खाना चाहता है उसे कुछ भी रोक नहीं सकता। अगर जरूरत पड़ी तो यह पेड़ पर भी चढ़ जाएगा। यह देखिए, यहाँ मंगूस है और वहाँ एक और ब्लैक मंबा है, जो शायद बस एक शाखा पर लटका हुआ था और अपने सांप जीवन के बारे में सोच रहा था। ऐसा जीवन जहाँ आप ग्रह के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हो सकते हैं और फिर भी कोई बड़ा मीरकट आपको परेशान कर रहा हो और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। न आक्रामकता, न जहर, न पेड़, और शायद इससे गिरना बहुत अप्रिय होता है। अगर मंगूस सांप खाना चाहता है तो वह इसे चाहे न चाहे पकड़ ही लेगा। यह कहना जरूरी नहीं है कि इंसान उन जानवरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो सांप के काटने से नहीं डरते थे। यहाँ उन्हें मंगूस का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत उम्मीद से बहुत अलग निकली। बस ओकिनावा द्वीप को देखिए, जो जापान के ryukyu द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि यहाँ क्या हुआ था, इसे समझने के लिए हमें पहले समय और स्थान में 1883 तक यात्रा करनी होगी। 19वीं सदी में यहाँ हवाई में चीनी मिट्टी के बागान विकसित हुए थे, जैसे अन्य द्वीपों पर। इसके साथ ही चूहे भी आए। वे फसलों को नष्ट कर रहे थे, जिससे भारी नुकसान हो रहा था और यह तय किया गया कि 72 मंगूसों को हवाई द्वीपों पर लाकर इन कीड़ों से छुटकारा पाया जाए। उस समय की रिपोर्ट्स कहती हैं कि मंगूस चूहों और कीड़ों की संख्या को कम करने में अच्छे थे। हालांकि उन्होंने यहाँ तक रोक नहीं लगाई।
मंगूसों ने मूल पक्षियों के लिए हानिकारक साबित हुआ, जिन्होंने स्तनपायी शिकारियों के बिना विकास किया था, और ये जानवर संकटग्रस्त समुद्री कछुओं के अंडों को भी खा रहे थे। केवल लानाई और कावाई के द्वीप मंगूस मुक्त माने जाते हैं। बाकी द्वीपों पर यह एक असली आपदा बन गए। कहा जाता है कि मंगूसों ने स्थानीय जनसंख्या को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। इसी तरह की घटनाएं जमैका, क्यूबा, हैती और सेंटा क्रूज में हुई, जहां मंगूसों ने चूहों को संभाला और लगभग स्थानीय जीवों को खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम वापस जापान चलते हैं। मंगूसों को 1910 में ओकिनावा द्वीप पर लाया गया था, जब प्रोटोफस नामक एक जहरीला और बहुत आक्रामक सांप हर जगह था। बहुत से लोग इसके काटने से पीड़ित हो रहे थे, और यह लगता था कि अगर कोई सांप शिकार करना जानता था तो वह मंगूस था। लेकिन यह पता चला कि वे दिन में सक्रिय होते थे, जबकि सांप रात्रि जीवन जीते थे, और इसलिए ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे से शायद ही कभी मिलती थीं। इसके अलावा वयस्क सांप मंगूसों के लिए बहुत बड़े शिकार होते थे, इसलिए सांपों की संख्या में कमी नहीं आई। लेकिन मंगूस जल्दी ही अत्यधिक गति से प्रजनन करने लगे। उन्होंने जो कुछ भी खा सकते थे खा लिया, जिनमें ओकिनावा रेल भी शामिल थे, जो शिकारी के आने की उम्मीद नहीं करते थे और लगभग उड़ना भूल गए थे। अब रेल लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। अधिकारी अभी भी मंगूसों के हमले से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से मामले होंगे जहां लोगों ने इन सांपों के शिकारियों के बारे में अपनी उम्मीदें बढ़ाई और फिर इसका भुगतान किया। मैंने सिर्फ सबसे प्रसिद्ध और बड़े मामलों को सूचीबद्ध किया है। एक मंगूस का हमला आमतौर पर कुछ इस तरह दिखता है। हाँ, वे आसानी से घरेलू बत्तखों को मार सकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही वे बिल्कुल भी सांपों की तरह नहीं दिखते, मंगूसों का आहार काफी विविध होता है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार कैसा दिखता है, लंबा और फुफकारता हुआ, पंखदार और चीखने वाला, पाई, पत्थर, कुछ भी। यही कारण है कि मंगूसों पर न्यूजीलैंड में प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सभी मंगूस प्रजातियों स्योरिकाटा को छोड़कर 1996 से देश में आयात करने पर भी प्रतिबंध है। यहाँ बहुत सारे अद्वितीय जानवर हैं जो अगर उन्हें बिना नियंत्रण के शिकार किया जाता तो निश्चित रूप से दुखी होते या पूरी तरह से समाप्त हो जाते, और यहाँ पर बिल्कुल भी सांप नहीं होते। मंगूसों को यह पसंद नहीं होगा। एक और देश जहाँ मंगूसों पर प्रतिबंध है वह है अमेरिका। यहाँ उन्हें आयात करना भी प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि सबसे विनम्र और अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले मंगूस को भी, यहाँ तक कि पालतू के रूप में। एकमात्र अद्वितीय मामला 1962 में हुआ था, जब एक व्यापारी समुद्री व्यक्ति ने मंगूस को देश में लाया था। शायद उसे यह पता नहीं था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मरने वाला है। सौभाग्य से मिस्टर मैगू को बचाने के लिए एक सार्वजनिक अभियान था, इसलिए मंगूस ने मिनेसोटा राज्य चिड़ियाघर में निवास किया और कुछ साल बाद उम्र के कारण मर गया। यह एक स्थानीय सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मंगूस निश्चित रूप से रिकी टिक्की तावी है, जो अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की एक कहानी का पात्र है। आपने शायद वह कहानी सुनी होगी जिसमें दो सांप उस घर में रहने वाले लोगों को मारना चाहते थे और नायक मंगूस ने सभी को बचा लिया था। आओ और मेरे साथ लड़ो नागैना। इसके बारे में कई कार्टून भी बनाए गए थे, जिनमें अमेरिका में भी शामिल थे। हालांकि इसका प्रतिबंध पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे प्यारा मंगूस भी शायद 100% पालतू जानवर नहीं बन सकता। आप इसे ठीक नहीं कर सकते, और अगर यह लड़ाई चाहता है तो यह किसी से भी लड़ाई करेगा, यहाँ तक कि एक घरेलू बिल्ली या कुत्ते से भी, जो मंगूस के आकार से कई दर्जन गुना बड़ा हो।
बताइए ईमानदारी से, क्या आप एक ऐसे जीव पर हमला करेंगे जो बस के आकार का हो, छोटे अपराधियों की तरह जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ भी खा सकते हैं? यहाँ उदाहरण के लिए वे एक अजगर पर हमला कर रहे हैं। ध्यान दें कि यह सब तब शुरू होता है जब एक साहसी मंगूस बाहर जाता है यह देखने के लिए कि क्या शिकार मरा हुआ है। फिर आप खा सकते हैं। यहाँ एक बड़ा सांप है, यह भी जीवित है। यह इस तरह के गिरोह के लिए थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मंगूस अपने दूरदराज के रिश्तेदारों को पड़ोसी जंगलों से बुला लें और फिर कोई भी शायद न आए। अगर अन्य मंगूस दिखते हैं तो वे सांप को भूल जाएंगे, क्योंकि उनके पास बेहतर काम है। कबीले की जंग, मोहल्ले के लिए लड़ाई, इलाके का पुनर्वितरण। मंगूस एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर अचानक हमले में कूद पड़ते हैं। कुछ व्यक्तियों को गंभीर रूप से चोट लग सकती है या यहाँ तक कि मौत हो सकती है, लेकिन इस बीच विरोधी गिरोह के नर और मादा कभी कभी मिलन भी करते हैं। वे शायद ही कभी उस समूह को छोड़ते हैं जिसमें वे पैदा हुए थे, और आपको किसी तरह से परिजन के बीच विवाह से बचना पड़ता है ताकि वे लड़ाई कर सकें और रक्त की पंक्ति को जारी रख सकें। सभी मजा एक ही जगह पर। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि मंगूस केवल बड़े विरोधियों पर और अपने रिश्तेदारों के साथ एक समूह में हमला करते हैं, यहाँ इसके विपरीत का प्रमाण है। 4 खूनी शेर एक मिस्र के मंगूस के खिलाफ। मुझे लगता है कि शब्दकोश में इसे साहस शब्द के सामने एक चित्र होना चाहिए। लेकिन मंगूसों को गिरोह बनाने की आवश्यकता क्यों है, अगर वे खुद का ख्याल रख सकते हैं? खैर, कई प्रजातियां जैसे मंगोस बहुत सामाजिक जानवर होती हैं। वे 7 से 40 व्यक्तियों के बड़े करीबी समूहों में रहते हैं और ये व्यक्तियां एक साथ रहते हैं। समूह में कोई स्पष्ट पदानुक्रम नहीं होता, केवल आयु द्वारा मान्य प्रभुत्व होता है। संघर्ष न्यूनतम होते हैं। हर कोई एक साथ सोता है और खाता है। यहाँ तक कि जन्म भी लगभग समान रूप से होते हैं। यही कारण है कि पूरा गिरोह बच्चों का ध्यान रखता है। युवा पीढ़ी की रक्षा की जाती है और उसे पोषित किया जाता है, और हर मंगूस दूसरों की मदद पर निर्भर कर सकता है। संक्षेप में कुछ इस तरह की पूंछ वाली माफिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न समूहों के मंगूस एक दूसरे के साथ समझौता करने वाले दुश्मन होते हैं। प्रत्येक पैक अपने घर की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। जैसे ही एक गिरोह दूसरे को देखता है, हमेशा खून खराबा होगा और युद्ध घंटों तक चल सकते हैं। दोनों पक्षों पर गंभीर हानि होती है। क्लासिक बस गनफाइट और मार्लन ब्रैंडो की कमी है। ईमानदारी से मुझे लगने लगा था कि मंगूस किसी भी जीव से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। फिर भी कुछ जानवर हैं जो उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, या बेहतर कहें तो पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का अनुबंध कर सकते हैं। और ये जीव हैं जंगली सुअर। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे पुम्बा द लायन किंग से। सभी मुझसे क्यों देख रहे हैं? जंगली सुअर मंगूसों को बहुत पसंद करते हैं। वे उन्हें अपने ऊपर दौड़ने देते हैं, उनके पंजों से उन्हें छूते हैं, यहाँ तक कि उनकी नथुनों को उनके कानों में डाल देते हैं। सफा करने के लिए बिल्कुल सवाना के बीच में मंगूस तंग करने वाले कीड़े जैसे टिक पकड़ते हैं, जिससे जंगली सुअरों को खुजली से राहत मिलती है, जबकि वे खुद प्रोटीन से भरपूर भोजन प्राप्त करते हैं। सब खुश हैं। वैसे डिज्नी यूनिवर्स के बाहर जंगली सुअर डरावने जानवर होते हैं, जिनके विशाल दांत होते हैं, जो आसपास किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। सिर हिलाने से एक मंगूस को घातक घाव हो सकता है। क्या यह मंगूसों को रोकता है? ठीक है, हम अब तक सभी ने यह सीख लिया है कि ये जानवर बिल्कुल भी किसी से नहीं डरते।